अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी दूसरी पारी के सबसे चर्चित और अहम दौरे पर चीन पहुंच गए हैं। 8 साल बाद ट्रंप की बीजिंग की धरती पर वापसी हुई है, लेकिन इस बार उनका स्वागत चर्चाओं और विवादों के केंद्र में है। जहां ट्रंप ने अमेरिका से निकलते वक्त राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जमकर तारीफ की थी, वहीं जिनपिंग उन्हें रिसीव करने खुद एयरपोर्ट नहीं पहुंचे हैं। बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ट्रंप का स्वागत चीन के उपराष्ट्रपति हान जेंग ने किया। हान जेंग को जिनपिंग का सबसे भरोसेमंद माना जाता है। उनके साथ एयरपोर्ट पर अमेरिकी राजदूत डेविड पर्ड्यू और चीन के विदेश मामलों के अधिकारी भी मौजूद थे। स्वागत के लिए नीली और सफेद वर्दी पहने करीब 300 युवा और बच्चे वेलकम के नारे लगा रहे थे और दोनों देशों के झंडे लहरा रहे थे। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये ट्रंप का अपमान है। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप यूएई, इजराइल और सऊदी अरब जैसे देशों में गए हैं, जहां वहां के राष्ट्राध्यक्षों ने खुद एयरपोर्ट आकर उनका स्वागत किया था। लेकिन चीन में जिनपिंग ने उपराष्ट्रपति को भेजकर एक बड़ा कूटनीतिक संदेश दे दिया है। हालांकि प्रोटोकॉल के मुताबिक ये एक अपग्रेड है, क्योंकि 2017 में केवल एक विदेश विभाग के अफसर ने ट्रंप को रिसीव किया था। दरअसल शी जिनपिंग की ये कार्यशैली रही है, वो खुद एयरपोर्ट जाकर किसी भी नेता का स्वागत नहीं करते। पुतिन और किम जोंग उन जैसे करीबी देशों के साथ भी उन्होंने यही रुख अपनाया था। दिलचस्प बात यह है कि आखिरी बार जिनपिंग को 2009 में ओबामा का स्वागत करते देखा गया था, जब वो खुद राष्ट्रपति थे। ट्रंप 15 मई तक चीन में रहेंगे और गुरुवार शुक्रवार को जिनपिंग के साथ कई दौर की बैठकें करेंगे। इस दौरे के मुख्य मुद्दे हैं एआई और मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर बड़ी डील हो सकती है। टैरिफ और व्यापार युद्ध को लेकर ट्रंप सीधे जिनपिंग से बात करेंगे। ताइवान विवाद, ताइवान पर चीन के बढ़ते दबाव के बीच ट्रंप का रुख स्पष्ट होना जरूरी है। ईरान युद्ध, अमेरिका ईरान जंग से निकलने का रास्ता खोज रहा है और चीन की भूमिका इसमें अहम हो सकती है। ट्रंप अकेले नहीं गए हैं, उनके साथ रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उनके बेटे एरिक ट्रंप और बहू लारा ट्रंप भी बीजिंग पहुंचे हैं। यह हाई प्रोफाइल टीम बताती है कि अमेरिका इस दौरे से ठोस परिणाम चाहता है। क्या जिनपिंग और ट्रंप की मुलाकात दुनिया में शांति का नया रास्ता खोलेगी, या फिर व्यापार और ताइवान के मुद्दे पर तनातनी और बढ़ेगी? पूरी दुनिया की नजरें अब बीजिंग पर टिकी हैं। मध्य पूर्व में जारी सैन्य तनाव के बीच कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। ईरान ने अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए 5 अत्यंत कड़ी शर्तें रखी हैं। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि इन शर्तों के साथ ईरान ने गेंद वॉशिंगटन के पाले में डाल दी है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बीजिंग यात्रा को इस तनाव के समाधान की एक बड़ी कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। तेहरान ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी 5 मांगों पर ठोस प्रगति नहीं होती, तब तक परमाणु कार्यक्रम पर किसी भी तरह की चर्चा संभव नहीं है। ईरान की मांगों की बात की जाए तो उसने अपने सभी मोर्चे पर जारी सैन्य गतिरोध और हमलों को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की मांग की है। इसके अलावा ईरान ने कहा है कि उस पर लगाए गए सभी अंतर्राष्ट्रीय और एक तरफा अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाया जाए। इसके अलावा वित्तीय संस्थानों में फंसी हुई ईरान की संपत्तियों को बिना शर्त जारी कर दिया जाए। ईरान का तर्क है कि हालिया संघर्ष और प्रतिबंधों के कारण उसकी अर्थव्यवस्था को जो भारी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई अमेरिका को करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद शर्त यह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के पूर्ण संप्रभु अधिकारों को मान्यता दे। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच राष्ट्रपति ट्रंप का चीन दौरा वैश्विक राजनीति के केंद्र में आ गया है। इस यात्रा को कई कारणों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीन अमेरिका के साथ कोई डील कर सकता है, जिससे ईरान युद्ध में एक नया टर्निंग पॉइंट आ सकता है। यानी बीजिंग ईरान युद्ध में एक निर्णायक मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। माना जा रहा है कि ट्रंप की इस यात्रा का मुख्य एजेंडा चीन को एक गारंटर के रूप में तैयार करना है। क्योंकि चीन की ऊर्जा आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है, इसलिए हॉर्मुज पर ईरान का दावा बीजिंग के लिए भी चिंता का विषय है। ट्रंप इस साझा हित का लाभ उठाकर चीन को शांति प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बीजिंग यात्रा जितनी ईरान युद्ध के लिहाज से महत्वपूर्ण है, वहीं ये यात्रा चीन के व्यापारिक हितों पर भी टिकी है। अमेरिका और चीन के बीच एक लंबे समय से ट्रेड वॉर चल रही है, जिसमें वॉशिंगटन न झुकने को तैयार है और न ही बीजिंग। ऐसे में ट्रंप की यात्रा दोनों देशों के बीच एक बड़ी ट्रेड डील बनाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। 28 फरवरी को जब से ईरान युद्ध शुरू हुआ है, तब से ये पहला मौका है जब चीन इसमें सीधे तौर पर शामिल हो सकता है। हालांकि ईरान की शर्तें, विशेष रूप से आर्थिक क्षतिपूर्ति और हॉर्मुज पर संप्रभुता, अमेरिका के लिए स्वीकार करना कठिन होगा। अमेरिका इसे अपनी विदेश नीति के सिद्धांतों के विरुद्ध मान सकता है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप की डील मेकिंग शैली और चीन का प्रभाव एक नया मिडिल ग्राउंड तैयार कर सकता है। संभावना है कि एक अस्थायी फ्रेमवर्क पर सहमति बने, जिसमें कुछ फायदे ईरान के हों, कुछ अमेरिका के और कुछ चीन के भी। अब देखना यह होगा कि ट्रंप की बीजिंग यात्रा से क्या निष्कर्ष निकलता है। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर युद्ध की आहट तेज हो गई है।
लेबनान और इजराइल के बीच जारी तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। हिजबुल्लाह के नए प्रमुख नईम कासिम ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे क्षेत्र में हलचल बढ़ा दी है। कासिम ने साफ शब्दों में कहा कि हिजबुल्लाह अपने हथियार नहीं छोड़ेगा और इजराइल के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। इतना नहीं, उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हमला जारी रहा तो इजराइल के लिए हालात नरक जैसा बना दिए जाएंगे। अल जजीरा की रिपोर्ट्स के मुताबिक टेलीविजन संबोधन में नईम कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह की सैन्य ताकत और हथियार लेबनान का आंतरिक मामला है और इन्हें किसी भी अंतर्राष्ट्रीय बातचीत या समझौते का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। कासिम ने दो टूक कहा कि हम मैदान नहीं छोड़ेंगे, हमारे लड़ाके लंबे संघर्ष के लिए तैयार हैं। इस दौरान कासिम ने लेबनानी सरकार के साथ भविष्य के सहयोग की रूपरेखा भी पेश की, जिसमें 5 प्रमुख उद्देश्य शामिल हैं। इजरायली हमले पूरी तरह बंद हों, कब्जे वाले क्षेत्र में सेना हटे, सभी बंदियों की रिहाई हो, विस्थापित लोग सुरक्षित लौटे, दक्षिणी लेबनान में पुनर्निर्माण शुरू हो। दरअसल मई 2026 में अमेरिका की मध्यस्थता से लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध विराम लागू किया गया था, लेकिन हालात अभी भी सामान्य नहीं हो पाए। इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान के बफर जोन में मौजूद है और दोनों पक्षों के बीच रोजाना झड़पें भी हो रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2026 से अब तक इजरायली सेना लेबनान के करीब 6% इलाके पर कंट्रोल जमा चुकी है। हिजबुल्लाह का आरोप है कि इजराइल लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। वहीं इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह अभी भी उसके उत्तरी इलाकों पर ड्रोन और रॉकेट हमले कर रहा है। दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। नईम कासिम ने अपने संबोधन में विदेशी दखल पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लेबनान के बाहर किसी भी देश को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि हिजबुल्लाह के पास हथियार रहेंगे या फिर नहीं। उनका साफ साफ कहना था कि प्रतिरोध आंदोलन लेबनान की सुरक्षा का हिस्सा है और इसे किसी बाहरी दबाव में खत्म नहीं किया जाएगा। कासिम का यह बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिका और पश्चिमी देश लेबनान पर दबाव बना रहे हैं कि हिजबुल्लाह को कमजोर किया जाए, लेकिन हिजबुल्लाह ने साफ संकेत दिया है कि वह पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। उधर हालात लगातार भयानक होते जा रहे हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 मार्च के बाद संघर्ष और तेज हो गया। अब तक इजरायली हमलों में 2840 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8700 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा नागरिक अपने घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। इजरायली हमले अब सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं है। बेरूत के दक्षिणी उपनगर दहिये और लिचानी नदी के पार तक हमले किए जा रहे हैं। इसके जवाब में हिजबुल्लाह भी ड्रोन और रॉकेट हमलों की बड़ी श्रृंखला चला रहा है। दक्षिणी लेबनान और उत्तरी इजराइल दोनों ही लगातार निशाने पर हैं। मिडिल ईस्ट के जानकार मानते हैं कि अगर हालात इसी तरह बिगड़ते रहे तो ये संघर्ष सिर्फ लेबनान और इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा। ईरान, अमेरिका और दूसरे क्षेत्रीय ताकतों की एंट्री से पूरा इलाका एक बड़े युद्ध की आग में धकेला जा सकता है। नईम कासिम के बयान ने साफ कर दिया कि हिजबुल्लाह अब समझौते की भाषा नहीं बल्कि ताकत की राजनीति पर उतर चुका है। ऐसे में आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट का संकट और ज्यादा गहरा हो सकता है।